अब शुरू करने जा रहे हैं हम इलास्टिसिटी का सेकेंड टॉपिक था। पहले तो था यंग्स मॉडुलस, जिसके बारे में हमने बात किया था, पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करने जा रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इसका है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हमने कहा था स्ट्रेस और स्ट्रेन तीन प्रकार के थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस। तीन थे ना, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, मेन तीन थे। वो लॉन्गिट्यूडनल में हमने एक लंबाई बढ़ाई थी तो बताया था कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस कर ले, वो तो वही चीज़ है, एक टेंसाइल था और एक कंप्रेस हो रही थी उसमें बॉडी। तो उसी के रेशियो के हिसाब से तीन नाम भी थे। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे थे तो वहां पर आया था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेफिनेशन क्या होगी कि अंडर इलास्टिक लिमिट, देखिए द अंडर इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ अब देखिए यहां पर जो स्ट्रेस होगी ना वो वॉल्यूम स्ट्रेस नहीं होगी, नॉर्मल स्ट्रेस होगी। क्योंकि जब हम नॉर्मली कोई फोर्स लगाते हैं तो चेंज क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिनोटेड बाय बी। कहीं कहीं पर के से डिनोट किया गया है लेकिन आप बी से डिनोट करिए, डिनोटेड बाय बी। अब देखिए हमने माना कि अब चूंकि नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस में देखिए दो चीजें हैं। हमने मान लिया कि हम एक जनरल अगर डायग्राम बनाएं, जरूरत नहीं बनाने की, अगर हम मान लें कि ये एक सब्सटेंस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम v है और हम इसमें नॉर्मल एक फोर्स लगा रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स को F भी लगा सकते हैं और कहीं कहीं पर नॉर्मल फोर्स को ये P मान लेते हैं। P का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं मान लूं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, मैंने इनिशियल वॉल्यूम माना कि इनिशियल वॉल्यूम जो इसका था, जो पहले वॉल्यूम था इसका, वो हमने माना V है। तो जब आप नॉर्मली लगाओगे फोर्स तो 90% ये पोजीशन होगी कि बॉडी के मॉलिक्यूल थोड़ा दब जाएंगे, ये मान के हम चल रहे हैं। तो फाइनल वॉल्यूम कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो जो फाइनल वॉल्यूम हमने माना, फाइनल वॉल्यूम वो होगा V माइनस डेल्टा V। तो अब बताइए वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। चूंकि यहां वॉल्यूम कम हो रही है इसलिए मैं यहां नेगेटिव साइन लगाता हूं। न्यूमेरिकल में नेगेटिव नहीं लगाएंगे, नेगेटिव को ये इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया, F अपॉन A अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस FV अपॉन A इंटू डेल्टा V। तो ये बल्क मॉडुलस होता है B। यूनिट तो वही होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो आपका स्ट्रेन होता है वो डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है। तो ये आपका बल्क मॉडुलस हो गया। माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे मम्मी रोटी बनाती हैं, जब उसको ऐसे दबाती हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। कहीं कहीं पर नॉर्मल स्ट्रेस को डायरेक्ट वो P लिख देते हैं, ये जो है ना इसको P मान लेते हैं, क्योंकि प्रेशर ही एक प्रकार का ही है। लेकिन आप F अपान A करिए, क्योंकि अगर F अपान A दिया है तो P अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। एक नोट है, एक अलग से वर्ड आता है कंप्रेसिबिलिटी, एक अगला वर्ड आता है, डायरेक्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी। देखो कंप्रेस होना अलग बात होती है, ठीक है, और डिशेप्ड हो जाना अलग बात होती है।
हमने किसी बॉल को कंप्रेस कर दिया और छोड़ दिया, बॉडी अपनी पोजीशन पे आ गई, ये क्या है, ये कंप्रेस हो गई। लेकिन अगर हमने डिशेप्ड कर दिया, हमने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया, गीला था, दबाया और दब गया, तो कंप्रेस नहीं हुआ ना, वो अपनी पोजीशन पे नहीं आया। कंप्रेस मतलब क्या करने जा रहा है, कंप्रेस करिए इसको, तो छोड़ा तो अपनी पोजीशन पे आ गई। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बल्क मॉडुलस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। यूनिट और डायमेंशन अपने आप निकाल लेंगे। अब तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। लास्ट मॉडुलस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। इसकी डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा यूनिट, और डायमेंशन निकाल के उसको पलट दीजिएगा। देखो डायमेंशंस निकालते जाइएगा सबके, क्योंकि जब आपको डायमेंशन पढ़ाई गई थी तो ये कहा गया था बहुत सारे फार्मूले आप बड़े होके पढ़े हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप उनको दोबारा से अपने आप रिपीट करिए, ठीक है। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ शियर भी कहते हैं। शियर भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, हमने बताया था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स आप लगाइए, मान लिया आपने बॉडी का लोअर पोर्शन फिक्स कर दिया। मैं एक जनरल डायग्राम बनाता हूं, ये किसी क्यूब का या क्यूबाइड का हम फ्रंट फेस लेते हैं। हमने ये फ्रंट फेस लिया है। अब आप चाहो तो इसका थोड़ा सा ऊपर का पार्ट ऐसे बना सकते हो, थोड़ा सा बना भी सकते हो, चाहो तो ऐसे थोड़ा सा बना दो, पूरा नहीं बना रहे, ठीक है। हमने इसका लोअर पार्ट फिक्स कर दिया और इसके अपर सरफेस में, जिसका कि एरिया हम ए मान रहे हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स हम लगा देते हैं एफ। तो जब टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमने कहा था सरफेस के पैरेलल लगता है, और जो सरफेस के नॉर्मल लगेगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। वो लेंथ भी चेंज कर रहा था, वो वॉल्यूम भी चेंज कर रहा था, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस की, तो क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होगा, देखो ध्यान से, जब हम इसको ऐसे मोड़े होंगे तो ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाली लाइन, ये इधर कहीं आ गई होगी ऐसे, और ये वाली जो लाइन है ये इधर कहीं आगे बढ़ गई होगी, यानी ये थीटा एंगल से ऐसे घूम गया होगा। तो थीटा ही जो आपका है, ये आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेन, ये आपका थीटा है। अब अगर इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए, मैं अगर मान लूं कि ये फ्रंट फेस दिखा रहा हूं आपको, ये ऊपर का फेस तो हमने एरिया दिखाने के लिए बनाया है। आप चाहो तो इस डायग्राम को थोड़ा सा सस्ता कर सकते हो, मतलब एक हल्का सा बना सकते हो, ऐसे कंफ्यूजन होगा, तो पूरा क्यूबाइड हम बनाए। आप ये एक तरीके से जो आपका चाक का डिब्बा है उसके सामने का फेस दिखा रहे हो, ए बी सी डी, बी यहां लिख देते हैं, और ये सरफेस है, इस पर आपने टेंजेंशियली फोर्स लगाया है और इस सरफेस का एरिया ए है। अब आपने और लोअर पोर्शन आपने इसका क्या किया है, फिक्स्ड कर दिया है। तो ये जो ए है वो यहां पर आ गया है ए डैश पोजीशन पे, और ये जो बी है वो यहां पर कहीं आ गया बी डैश पोजीशन पे, यानी ए डैश पे आ गया और थीटा एंगल से घूम गया है। तो ये थीटा हो गया। अब थीटा निकालने के लिए हम, चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट में आपको पढ़ाया गया है, तो थीटा को चाहे तो टेन थीटा मान सकते हैं आप। तो इसको हम चाहें तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी लंबाई L मान लेता, शुरुआत में सभी साइड्स L हम मान रहे हैं, और ये x है, तो इसको हम x अपॉन L लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल में जब आएगा तो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालेंगे, आप फ्रंट फेस आपने इसको डिस्प्लेस किया है, तो फ्रंट फेस ऐसे स्लिप हो गया है, एक तो खिसक गया है, और जैसे हम छोड़ेंगे ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वो थीटा एंगल से खिसका है तो ये थीटा आपका शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है।
हम अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल सकते हैं। अच्छा, तो आप कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लिखते हैं ईटा। ईटा नहीं ऐसे मार के फेंकने वाला, ईटा, जैसे कहा कि वो कैपिटल ईटानगर है ना, वही ईटा। तो ईटा होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, यानी एफ अपॉन ए अपॉन थीटा या एफ अपॉन ए थीटा, ये आपका ईटा निकलेगा। यूनिट वही होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन आप इसकी निकाल सकते हैं। अब जरा देखिएगा, ये तो तीनों आपके मॉडुलस हो गए। अब जरा देखिएगा, अगर कोई इलास्टिक बॉडी आपके पास है और ये आपके पास, हमारे पास एक बॉडी हम दे रहे हैं आपको, एक सिलेंड्रिकल बॉडी में दे रहा हूं, और इसको ऐसे खींचिए आप तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन चौड़ाई पे क्या फर्क पड़ेगा, मोटाई पे क्या फर्क पड़ेगा, पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी ना। तो यानी कि लेंथ के एलांग ये लंबाई बढ़ रही है और इसके डायमीटर के एलांग परपेंडिकुलरली ये कम हो रही है। और जब हम फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो ये अपनी पोजीशन में लौट के आ जाती है, यानी कि लेंथ भी अपनी जगह आ जाती है और डायमीटर भी अपनी जगह आ जाता है। तो डायमीटर इज आल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ, डायमीटर भी एक टाइप का लेंथ है, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर हैं। लेंथ ऐसे बढ़ रही है और डायमीटर उसके परपेंडिकुलर कम ज्यादा हो रहा है। तो दो प्रकार के यहां पर स्ट्रेस हो रहे हैं, दो प्रकार के स्ट्रेन हो रहे हैं, स्ट्रेन दो प्रकार के हो रहे हैं ना। तो इसी को कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। अगला है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो, देखिए जो हम लेंथ को बढ़ाते हैं, जिधर फोर्स लगा रहे होते हैं उधर जो स्ट्रेन होता है उसका हमने नाम क्या दिया था, फोर्स के अलांग जो स्ट्रेन होता था उसको क्या नाम दिया था, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कहा था। ठीक है, तो उसके नॉर्मल जो लगेगा उसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो लिखिए अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio, is called Poisson's ratio। देखिए ध्यान से, एक मोटा सा सिलेंडर हम बना रहे हैं, क्योंकि कुछ दिखाना है ना, इसलिए हमको बनाना पड़ रहा है। ये हमने एक सिलेंडर बनाया है, ये सिलेंडर है, इनिशियल कंडीशन सिलेंडर की है ये, और ये सिलेंडर है। और इस सिलेंडर का मैंने इनिशियल लेंथ माना है कैपिटल एल और इनिशियल डायमीटर माना है कैपिटल डी। यानी जो इनिशियल लेंथ है यहां पर इस सिलेंडर की, इनिशियल लेंथ वो कैपिटल एल है और इनिशियल डायमीटर जो है वो है कैपिटल डी। अब मैं यहां पर एक तरफ फिक्स करके और एक तरफ फोर्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिधर मैं फिक्स करूंगा ना वो हमको दिखेगा नहीं पार्ट। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐसे पकड़ के और ऐसे खींच देंगे इसको उठा करके। तो क्या होगा, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। हम फिक्स कर सकते हैं लेकिन फिक्स करेंगे नहीं हम। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और ये कुछ ऐसा शेप इसका आ जाएगा। यानी आई हैव अप्लाइड अ फोर्स अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग हमने एक फोर्स लगाया हुआ है, ये ऐसा न्यू शेप इसका आ जाएगा। सही मैं कह रहा हूं,
ऐसा आ सकता है ना। तो एक तरीके से हमने ऊपर की ओर नीचे की ओर दोनों तरफ एक फोर्स F लगा रखा है। तो जो इसकी फाइनल लेंथ हो गई है L प्लस डेल्टा L हो गई है फाइनल लेंथ, और जो फाइनल डायमीटर हो गया है वो D माइनस डेल्टा D हो गया है। यानी हमने क्या किया है, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अलोंग द लेंथ, जो इसकी फाइनल लेंथ हो गई है, फाइनल लेंथ वो हो गई L प्लस डेल्टा L, और जो फाइनल डायमीटर हो गया है वो हो गया है D माइनस डेल्टा D। सही कह रहा हूं मैं? जरा इसको रिफिल कर लेता हूं, कुछ ये भूखा है, पेन इज हंग्री। कितने बजे रात तक पढ़ते हैं आप? हैं? 11:30 बस। अच्छा, ऐसा किया करें जितने टाइम हम सोया करें उतने टाइम हम तुमको फ़ोन करें तब तुम सोया करो। और मैं 1 बजे के बाद सोता हूँ और 4:15 AM पे उठता हूँ। हैं? हम अपना वीडियो ऑन कर लिया करेंगे, हम भी काम करते रहेंगे और तुम भी काम करते रहो। अब देखिए, जो फोर्स के अलोंग लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस तरफ लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यह भी हो सकता है कि किसी ने इधर पकड़ के इसको खींच दिया हो, ऐसे डायमीटर की तरफ भी पकड़ के खींच सकते हो ना ऐसे, तो डायमीटर बढ़ जाएगी और लेंथ घट जाएगी। तो जिधर फोर्स लगा रहे हो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो जो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, और जो इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेन हो रहा है उसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन वो होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, बट माइनस इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ डायमीटर इज डिक्रीजिंग। डायमीटर जो होता है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब पॉइसन्स रेशियो की हम बात करेंगे, ये पायसन जैसे होता है ना, पॉल होता है, पॉल वो वाला है। जब हम बात करेंगे पॉइसन्स रेशियो की, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको तो सिग्मा लिखते हैं, ये ऐसे सिग्मा बनाया जाता है, आधा ना जो होता है, नाना वाला ना। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एल डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल। जानबूझ करके हमने डेल्टा वाला पोर्शन बाद में लिखा है, उसका रीजन है, अगर डेल्टा हम इनिशियल में लगा देते हैं तो एक कंफ्यूजन हो जाता है कि डेल्टा किसके साथ है, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि डेल्टा अलग कर दें। तो हम इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा, माइनस एल अपॉन डी अलग कर दो और डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अलग कर दो। तो ये पॉइसन्स रेशियो होता है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ठीक है, बड़े क्लास में आप जब जाएंगे पूरा एक चैप्टर आपको यहां से मिलेगा और वहां पर अलग अलग मटेरियल के लिए सिग्मा की वैल्यू निर्धारित की गई है, आपको फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। और सिग्मा वाई और बी में रिलेशंस बताए गए हैं, इन रिलेशंस को आपसे मतलब नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग में डिस्कस किए जाएंगे, तो वहां सर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, अभी हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखिए, वर्क डन, एक मिनट, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, या दूसरा नाम लिख लो इसको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
stored in a stressed wire. तो टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। जरा समझिएगा, आपने एक इलास्टिक वायर लिया और उसको ऐसे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं वर्क करते हैं और वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्यों? वर्क कर रहे हो तो आप बॉडी की पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो पोजीशन चेंज करते वक्त जो आपने वर्क किया और वर्क करके उस बॉडी की पोजीशन चेंज की, तो वो आपका वर्क जो है जाया नहीं जाएगा, वो उसमें स्टोर्ड हो जाएगा। आप एक रबड़ लीजिए मोटी सी, उसको खींच दीजिएगा और आप सामने वाले से कहिए कि हमने जो वर्क किया है इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। वो कहेगा दिखाओ बोला, तो उसके मुंह के पास ले जाइए, इधर का वायर छोड़ दीजिए, वो सड़क से उसके मुंह पे जाके गिरेगा और उसे कहो कैसा लगा, तो बोले सही बात है। तो आप बता दीजिए कि हमने जो वर्क किया था वही वर्क ट्रांसफर हुआ, लेकिन एक शर्त है, छोड़ते वक्त गलती से इधर का उंगली ना छूट जाए, उल्टा आपकी तरफ वाली, नहीं तो उल्टा अपने मुंह पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे कैसे? हम एक वायर लेंगे, वायर को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने में हमको वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? जैसे मैं स्ट्रेच करूंगा वैसे ही उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को हमें निकालना है। दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो आप मान लेते हैं, लिख लीजिए, लेट द इनिशियल लेंथ ऑफ ए वायर इज कैपिटल एल, लेट द इनिशियल लेंथ ऑफ ए वायर इज कैपिटल एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। आप लाइन को लिखेंगे, हम केवल इंडिकेशन लिख रहे हैं। एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स एफ, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल एल। देखिए, तो हमें इसी लेंथ को बढ़ाने में किया गया वर्क निकालना है। तो आप कहेंगे सिंपली निकालो फोर्स इनटू लेंथ। भाई आपने एफ फोर्स लगाया है, लेंथ में एल का इंक्रीमेंट किया है और मल्टीप्लाई कर दो फोर्स इनटू लेंथ। तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन हम कुछ और बाद में बताएंगे क्यों नहीं मल्टीप्लाई हमने किया डायरेक्ट। देखिए, तो इसमें कौन सी स्ट्रेस काम कर रही है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस काम कर रही है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगी? फोर्स अपॉन एरिया। एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब कौन सा मॉडुलस लग रहा है? यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी एफ कैपिटल एल अपॉन एल इंटू स्मॉल ए। तो एक्चुअली में हमको f निकालना है, यहां पर है। तो f इज इक्वल टू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? इस y इंटू स्मॉल एल इंटू ए अपॉन कैपिटल एल। ये क्या है? ये है फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर बाय स्मॉल एल। यानी अगर हम कहें ये क्या है, तो आप कहेंगे यह है फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर बाय स्मॉल एल। अब बताइए, क्या आपने जैसे वायर को बढ़ाना शुरू किया होगा वैसे ये लेंथ बढ़ गई, उतने ही फोर्स में लेंथ बढ़ गई होगी? नहीं, आपने जैसे जैसे खींचना शुरू किया फोर्स चेंज होता गया और फाइनली आपका फोर्स एफ तक पहुंचा है। यानी कि लेंथ एकदम से नहीं बढ़ी है, फोर्स एकदम से नहीं बढ़ा। तो जब ये बार बार हर एक स्टेप में फोर्स चेंज होता जा रहा है, तो वहां मैं फाइनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क नहीं निकाल सकता। हमें अलग अलग पार्ट का वर्क निकालना पड़ेगा। नहीं समझे? थोड़ा सा जब बढ़ाया था तो फोर्स कम था, और बढ़ाया फोर्स बढ़ गया, और बढ़ाया फोर्स बढ़ गया। एल बढ़ाया है तो फोर्स चेंज हो गया, तब एफ था। तो इसलिए हम यहां पर
वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट बढ़ाने पड़ेंगे, टुकड़े में बढ़ाना पड़ेगा और वहां पर आपको वर्क निकालना पड़ेगा। तो लिखिए द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बाई लेंथ डीएल, बाई लेंथ डीएल। हमने बहुत एक स्मॉल लेंथ बढ़ाई उसकी डीएल, और हमने कहा भाई कितना आपने वर्क किया, तो आपने कहा हमने वर्क किया है डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एल। तो एफ बोले तो ये वाई इंटू ए इंटू एल अपान एल इंटू डी एल, ये स्मॉल वर्क हुआ। आपने एक्चुअली में टोटल लेंथ कितनी बढ़ाई है, 0 से लेकर के स्मॉल एल तक। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, स्ट्रेचिंग द वायर बाय लेंथ स्मॉल एल। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, बस हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। अच्छा, इंटीग्रल आपको नहीं मालूम, एक्चुअली में यही अब क्या बताएं, मैं सिलेबस बनाने वालों की बलिहारी है कि आप इंटीग्रल यूज़ करवाते हैं और इंटीग्रल बताते नहीं हैं। खैर, किसी दिन मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा देंगे। देखो ध्यान से, जैसे सिग्मा लगाते हैं आप, भाई आप क्या करते हैं, आप स्मॉल पार्ट में वर्क निकाल रहे हैं, बहुत सारे पार्ट में अलग अलग वर्क निकाला और उसको ऐड कर दिया, तो वही सिग्मा लगा रहे हैं और सिग्मा को ही हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू को। अच्छा, जब सिग्मा लगाते हैं और सिग्मा में आप एक्स आई लिखते थे, तो आप लिखते थे आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आप लेंथ चेंज कर रहे हो, वो लेंथ शुरुआत में चेंज कितना था, 0। तो 0 से लेकर के l के बीच में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, 0 to l, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब जरा हम डी डब्ल्यू की वैल्यू नहीं रख देते हैं, तो 0 to l थोड़ा याद भी करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रल अभी आपने पढ़ा नहीं है और ना 11th में आप पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको l के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2 फार्मूले आपको हम बताए दे रहे हैं, उन्हें आप याद कर लीजिए। फार्मूले बहुत सारे आएंगे आगे जैसे जैसे आएंगे। अगर आपको कहीं पर इंटीग्रेट करना है dx लिखा हो, ठीक है, और x का कोई और फंक्शन ना दिया हो, केवल dx लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल x होता है, पहली बात। ठीक है, और अगर आपको dx लिखा हुआ है और उसके साथ x टू पावर n लिखा हुआ है, यानी x की पावर भी कुछ लिखी हुई है, तो इसका इंटीग्रल होता है x टू पावर n+1 अपान n+1। ये 2 फार्मूले फिलहाल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहां dl लिखा हुआ है स्मॉल, और यहां स्मॉल l टू पावर 1 भी लिखा हुआ है, तो मैं और l को छोड़ के सबको बाहर कर दिया हमने। अब देखो ये l की पावर 1 है और हमने क्या कहा, x टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू पावर n+1 अपान n+1, तो नहीं प्लस ही होगा, l टू पावर 1+1 अपान 1+1। समझ में आई बात, ये इंटीग्रल हो गया, ये पावर 1 है ना यहां पर। अब देखिए इसको लिमिट कैसे ऑपरेट की जाती है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और लिमिट बाहर लिख दीजिए। ठीक, लगा दिया आपने। अब देखिए वाई ए अपान एल, अब ये 2 आएगा ना, तो इस 2 को तो बाहर ले आओ। अब देखो ये एल की पावर 2 होगा। अब लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले एल की जगह आप स्मॉल लिमिट रख दीजिए, स्मॉल एल, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर रख दीजिए 0, मतलब पहले एल की जगह अपर लिमिट माइनस करके फिर लोअर लिमिट, तो ये एल स्क्वायर आएगा, तो आएगा वाई ए एल स्क्वायर अपान 2 कैपिटल एल। ये वर्क डन हो गया। पहले से नोट करिए, फिर इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखा जाएगा। नोट करिए इसको, जरा समझिएगा। तो ये जो वर्क है, हमने कहा कोई भी वर्क मैं करता हूं तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैं वर्क कर रहा हूं तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिजिक्स है भाई, फिजिक्स को फिजिक्स से रहे करिए। एम आई राइट?
हाँ वो अलग की बात है। हाँ आप भी वर्क कर रहे हो तो वो वर्क भी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन उसका कन्वर्जन कुछ दिन बाद होगा, ठीक है। नहीं वो ठीक है, इसका कन्वर्जन भाई अगर हमने अपनी एज टीचिंग लाइफ में ईमानदारी से ना काम किया होता तो फिर दिक्कत होती ना, फिर हम आपको नहीं पढ़ा सकते थे। तो यू शुड बी ऑनेस्ट वेयर यू आर, जहां पर आप हैं वहां पर ईमानदार रहना पड़ेगा आपको एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए आप भी ईमानदार रहिए और हम भी ईमानदार हैं। आइए ये आपका फार्मूला हो गया। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम कहेंगे सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको यू से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया हाफ वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका हो गया। इस फार्मूले का फॉर्मेट हम चेंज करने जा रहे हैं। कई फॉर्म में इस फार्मूले को लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम अलग अलग फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। देखो ध्यान से, फर्स्ट फॉर्मेट हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट मेथड ये करने जा रहे हैं कि u इज इक्वल टू हाफ वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल लिखें। ये क्या लिखा हुआ है? एफ लिखा हुआ है ना, तो ये एक तो आ गया हाफ एफ इंटू एल, एक ये एनर्जी का फार्मूला है। जरा इस फार्मूले को क्लास 10th के स्टैंडर्ड से समझिएगा। आपने जब उसकी लेंथ बढ़ाने की सोची थी उस वायर की, तो इनिशियली फोर्स कितना आपने लगाया था? 0। भाई एक्चुअली आपको वर्क क्यों करना पड़ रहा? आपको अभी हाँ वो से भी समझ सकते हैं, या यूं समझिए हमने 0 से लेकर के एफ तक फोर्स बढ़ाया। हमको बढ़ाना पड़ा क्योंकि जो वायर था बदतमीजी कर रहा था। हम थोड़ा खींचते वो हट के खड़ा हो जाता था, हम और खींचते और हट जाता था, तो हमको मजबूरी में उसकी बदतमीजी की वजह से और बदतमीजी करनी पड़ रही थी। तो हमने अपना फोर्स 0 से एफ बढ़ाया। तो मैं 0 फोर्स नहीं ले सकता, मैं एफ फोर्स नहीं ले सकता, तो मैं एवरेज फोर्स लेता हूं। तो हाफ इंटू एफ लिया इंटू एल लिया। एक तो ये तरीका अडॉप्ट कर लिया आपने, ठीक है। सेकेंड फॉर्म आपका जो आएगा, देखिए सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई लिख दीजिए, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल लिख दीजिएगा, इंटू स्मॉल एल इंटू ए लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है? एक फॉर्मूला देखिए, ये y है, ये स्ट्रेन है, ये वॉल्यूम ऑफ द वायर है। तो एक और फॉर्मेट हो गया, u इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो u इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन, वाई का नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड नाम है, इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। वॉल्यूम, मैं इसको रब कर रहा हूं, जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द वायर, एक ये फॉर्मूला हो गया। या और y इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम इसको इसी में बढ़ा देते हैं और लिख दीजिए, और u इज इक्वल टू हाफ, y को लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर एक मिनट, कहीं गलती हो रही क्या? एक मिनट, कहीं गलती कर गए, रुक जाइए जरा। एक मिनट। सेकेंड फॉर्मेट को जरा देखिए, कुछ पावर में गलती हो रही है जरा। ये आपका फॉर्मूला क्या आया था? u इज इक्वल टू हाफ वाई ए, u इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई ए स्मॉल एल, सॉरी वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर था ना। देखिए ध्यान से, वो एक गड़बड़ है भाई, आपने ध्यान से देखा नहीं मैं क्या लिख रहा हूं। वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल तो लिखा आपने,
ठीक है, लेकिन स्मॉल एल 2 बार आ गया ना। अच्छा कह रहा, कोई बात नहीं, चेंज कर दीजिए। तो एक मिनट रुकिए, एक बार और स्मॉल एल आया, और ए तो अकेला ही आया ना, तो इसने वॉल्यूम तो दिया नहीं आपको। तो इसको मैंने क्या किया, एल से मल्टीप्लाई किया और एल से डिवाइड किया, तो ये स्ट्रेन स्क्वायर आ गया ना, 2 बार आ गया। स्मॉल एल 2 बार था ना, स्मॉल एल 2 बार था ना, तो हमने स्मॉल एल को स्मॉल एल टू स्मॉल एल लिख दिया, 2 बार लिख दिया हमने। और कैपिटल एल एक बार था, तो ए के साथ हमने एक बार कैपिटल एल का मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार डिवाइड कर दिया। आज आपका वीडियो स्मूथ नहीं चल रहा है, आज आपका वीडियो स्मूथ नहीं चल रहा है, बड़ा ऐसे नहीं, जैसे रो हैं, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? हाँ, नहीं मतलब आज थोड़ा सा जो आपकी हाँ आवाज आती है, लेकिन बीच में से रोबोटिक टाइप का मूवमेंट होने लगता है। देखो एल स्क्वायर 2 बार था ना, तो हमने एल बाई कैपिटल एल कर दिया। अब एक कैपिटल एल यहां भी चाहिए था हमको एरिया के साथ, तो हमने कैपिटल एल से डिवाइड किया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्ट्रेन 2 बार आ गया ना। तो यहां पर स्ट्रेन का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, स्ट्रेन का स्क्वायर आएगा, बस ये अंतर आएगा, समझ में बात नहीं? उसमें एक हम जरा मिस कर गए थे। नहीं वो कैपिटल एल ही होना चाहिए था, लेकिन गलती कर गए हम। अच्छा, अब आपने y को लिखा स्ट्रेस मान स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन का स्क्वायर है, तो एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस। इसको रब कर देते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो ये फॉर्मूला ये भी हो गया। अब यही जितने भी फार्मूले हैं, इनको हम निकालेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम निकालें इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप फार्मूला बहुत सारे लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं आप, एक ये लिख सकते हैं आप, ये लिखते हैं। तो एक फार्मूला आप फिलहाल इसको यू डैश मान लीजिए, मतलब आप यू आर डिवाइडिंग बाई वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो एक फार्मूला आपको मिलेगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, और एक फार्मूला मिलेगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये बहुत सारे फार्मूले आपको यूनिट वॉल्यूम के लिए मिल जाएंगे। एक फार्मूला याद कर लीजिए, केवल हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन में याद कर लीजिएगा। देखिए एक फार्मूला ये याद कर लो, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, बस याद कर लीजिएगा। अब मान लो स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है, वाई दिया है, तो आप कहेंगे वाई का रिलेटिव है स्ट्रेस, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस वन स्ट्रेन, वहां से निकाल लिया हमने, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सब ना याद करिए।